हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और उसकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और उसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था C इक्वल्स टू Q अपॉन V। जो भी कैपेसिटर्स होते हैं उनके पास में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपने पास चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और वो जो स्टोर करने की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को ही हमने नाम दिया हुआ है कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग कैपेसिटर का या कैपेसिटर्स में सबसे इजी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two parallel conducting plates, each of area A separated by a distance D। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो जो है कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, और इन प्लेट्स का जो एरिया है, ये जो एरिया है प्लेट्स का, ये कितना दिया हुआ है दोनों का? कैपिटल A। और दोनों प्लेट्स का एरिया जो है वो इक्वल है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है? D है। स्मॉल d से हमने इनको सेपरेट करके रखा हुआ है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है पैरेलल प्लेट्स का वो कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनमें जो दो प्लेट होती हैं उनमें से एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आता है सेम अमाउंट का। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया +Q और दूसरी प्लेट पर चार्ज आ गया -Q। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है? Q। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर यानी कि V। और ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेस यहाँ पर खाली है ना? ये जो स्पेस है, इस स्पेस में हम यहाँ पर अभी के लिए मान सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंटेन्स वैक्यूम, यानी कि इस प्लेट के बीच में क्या है? वैक्यूम है। अगर वैक्यूम की जगह पर कोई और मटेरियल होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर फिर कंसिडर किया जाएगा। तो फिलहाल हम सिंप्लीफाई या सिंपल केस के बारे में बात करें तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है? वैक्यूम है। क्लियर? तो ऐसा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर आज देखते हैं। सो जैसा हमने बताया कि कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पर +Q चार्ज हमने दिया है, दूसरी प्लेट पर -Q चार्ज हमने दिया है। तो जो भी चार्ज हम देंगे, क्योंकि वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो जो भी चार्ज उनको दिया जाएगा वो उनके फेसिंग सरफेस पे क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो अंदर वाली जो सरफेस होगी, जैसे कि इस डायग्राम में आप उसको हॉरिजॉन्टल जो उसका व्यू है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो अंदर वाली जो फेस है यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? अपीयर हो गया है सरफेस पर, पैरेलल प्लेट कंडक्टर की प्लेट्स की सरफेस पर, अंदर वाली सरफेस पर, फेसिंग सरफेसेस पर ये चार्ज आके अपीयर हो गया है। द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ दी सरफेस हैज ए मैग्नीट्यूड सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। जैसा हमने बताया कि इन प्लेट्स का एरिया कितना है? A है, और इन पर जो टोटल चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो कितना है? कैपिटल Q है। तो इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। क्लियर? अब इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर हमें तीन स्पेस या तीन रीजन में हमने इन प्लेट्स के आसपास के रीजन को डिवाइड किया है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला रीजन है वो रीजन 1 हो जाएगा, और प्लेट 2 के नीचे की तरफ जो रीजन है वो रीजन 2 हो जाएगा, और इन प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का जो रीजन है उसको हम नाम दे सकते हैं रीजन 3। इस तरीके से हमने इन प्लेट्स के आसपास के रीजन को तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। इन तीनों रीजन्स में इन प्लेट्स की वजह से या इन प्लेट्स पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसको देखने के लिए माने कि अगर प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो प्लेट्स के लीनियर डायमेंशन यानी कि
उनके एरिया की कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उस केस के लिए व्हेन डी स्क्वायर डबल लेस देन ए वी यूज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये जो तीन रीजन मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट किए हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, इन तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने क्या क्या यहाँ पर एज्यूम किया है कि डी स्क्वायर इज डबल लेस देन ए, और इन प्लेट्स की सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो यूनिफॉर्मली हुआ है, और प्लेटों के बीच का जो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कुछ, अगर हम प्लेट्स के इस एंड की यहाँ पर की बात करें या इस एंड की बात करें तो यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम इन्फ्रिंजेंस बोल सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इन कह सकते हैं कि कॉर्नर्स पे या साइड्स में बिल्कुल वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट ना होके क्या हो जाती हैं? कर्व्ड हो जाती हैं। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट्स पर क्या है? यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है। लेकिन बीच में जहां पर कि ये पॉइंट इन कॉर्नर से इन साइड से बहुत दूर है, उन पॉइंट्स पे या उन रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नियर बाई किसी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन शीट। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए हमने ये फॉर्मूला पहले डिराइव किया हुआ था। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे फॉर रीजन 1, 2 एंड 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास में दो प्लेट हो जाती है, प्लेट 1 और प्लेट 2, और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले रीजन 1 में, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो रीजन 1 में देखें, प्लेट 1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लेट 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो प्लेट 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे उसको मैं प्लेट 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो प्लेट 1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर आएगा? प्लेट के परपेंडिकुलरली नॉर्मल, और ये कौन सा रहेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका E1 वेक्टर। और जो प्लेट 2 है उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर हो जाएगा? प्लेट 2 की डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका E2 वेक्टर। तो ऐसा लिख सकते हैं रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E फर्स्ट, इसको लिख सकते हैं E फर्स्ट वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब जो प्लेट 1 और 2 है दोनों पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा और सिग्मा, लेकिन पोलैरिटी क्या है? अलग अलग है। प्लेट 1 पर प्लस सिग्मा और प्लेट 2 पर माइनस सिग्मा। ठीक है, इसलिए अगर हम जैसे यहाँ पर देखें तो E1 और E2 की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो यहाँ पर वेक्टर साइन की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। और E फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं? E1 माइनस E2, इसको ऐसा लिख सकते हैं E1 माइनस E2, क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है। तो ये हो जाएगा, देखो E1 और E2 अगर हम इनकी बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड किस फॉर्मूले से लिखा जाएगा? इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। अब E1 का जो फॉर्मूला, E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी इस फॉर्मूले से लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस तरीके से रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? 0। रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। ठीक है, इसी तरीके से रीजन 2 के लिए हम अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। रीजन 2 में भी जब आर्ग्यूमेंट देंगे आप अपना, तो E2 अगर हम देखें तो E2 रीजन 2 में क्या होगा? देखें, जो प्लेट 1 है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर रहेगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, E1 वेक्टर। और प्लेट 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर रहेगा? प्लेट 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा E2 वेक्टर। फिर से देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो फिर से क्या लिख सकते हैं? E1 माइनस E2, और अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 दैट कम्स टू 0। इसलिए रीजन 2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दो प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके 3 रीजन स्पेसिफाई कर देंगे बिल्कुल सिमिलर वे में, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। आपसे पूछ सकते हैं कि इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो रीजन 1 में क्या हो जाएगा? 0, रीजन 2 में भी क्या हो जाएगा? 0। और अब हम बात करें थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा? E3। ठीक है, तो थर्ड रीजन में देखोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, या कह सकते हैं पॉजिटिव प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड।
तो ये हो जाएगा E1, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है 2, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो जाएगा आपका E2 वेक्टर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लस E2 की वैल्यू भी कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो रीजन थर्ड में, यानी कि प्लेटों के बीच के स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेटों के बीच के रीजन में, और इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, या ऐसा कर सकते हैं पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगी। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में ये ब्लू लाइंस दिखाई हुई हैं, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जैसा हमने एजम्पशन लिया था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, प्लेटों के बीच के रीजन में, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म। कौन से एजम्पशन के लिए, 4d² डबल लेस देन a। क्लियर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चूंकि प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, d है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, E और D। तो v इक्वल्स टू ई डी, या इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमें पता है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन a, तो इसका यूज करेंगे तो v इक्वल्स टू हो जाएगा, v इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया था, सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा की वैल्यू यूज करेंगे तो q d अपॉन a एप्सिलॉन 0। क्लियर। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आ गई। सिंस कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, ये इन जनरल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V अगर हम यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू Q अपॉन V, इस इक्वेशन से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे रीअरेंज करें इस तरीके से तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और यही क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor। clear, this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor, C equals to epsilon 0 A upon D। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो C पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू A एरिया ऑफ द प्लेट्स, एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C is inversely proportional to the separation between the plates। तो ये फैक्टर हमें याद रखना है, कई बार इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर प्लेटों का एरिया डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, अगर उनके बीच में सेपरेशन जो है उसको दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगी। तो जो एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है और सेपरेशन बढ़ाने पर कैपेसिटेंस कम होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। जैसा हम लोगों ने एक बार पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक जब पढ़ रहे थे अभी लास्ट क्लास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चेंज हो जाता है, और उस चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। यहाँ पर के जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर। ये के और आर जो एप्सिलॉन आर सिंबल है वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और ई नॉट जो है यहाँ पर, ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, तो उसको क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अगर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर है,
तो इन दैट केस जो प्लेटों के बीच में रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब ई नॉट यानी कि जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो थी वो ना रह के क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, ऐसा लिखेंगे उसको ना, के भी यूज कर सकते हैं एप्सिलॉन आर की जगह पर, तो मैं अभी एप्सिलॉन आर लेके आपको बता रहा हूँ। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। कब हो जाएगा ये, व्हेन the medium between plates is filled with dielectric। जब प्लेटों के बीच के स्पेस को हमने किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। और देन फिर हम जब पूरा डेरिवेशन करेंगे अगेन तो ये हो जाएगा वी इक्वल टू फिर से क्या लगाएंगे ई डी, और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, और सिग्मा की वैल्यू यूज करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए, और फिर यहाँ से c बराबर q अपॉन v जो होता है वो यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम c डैश लिख सकते हैं, ये v डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो c डैश क्या हो जाएगा, q अपॉन v से बात करें या q अपॉन v डैश से बात करें, तो c अपॉन c डैश इक्वल टू q अपॉन v डैश, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो एक नया फैक्टर यहां पर जुड़ गया है पहले वाले फॉर्मूले से, हम कंपेयर करेंगे इसको सी डैश को, तो ये हो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू सी, क्योंकि सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होती है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक देख सकते हैं ऑन कैपेसिटेंस। ये जो हमने डेरिवेशन किया है ये हमने वैसे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया है वैसे, लेकिन ये सभी तरह के कैपेसिटर के लिए होल्ड करता है। तो इन जनरल ये फॉर्मूला हो जाता है आपका कैपेसिटेंस का फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। इसके बाद में बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन हम करते हैं सर्किट में कैपेसिटर्स का, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि रेजिस्टेंसेस का होता है, रेजिस्टर्स का होता है। व्हेन ए पोटेंशियल, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसा इस डायग्राम में देखेंगे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है, तीन कैपेसिटर लिए हैं जिनका कैपेसिटेंस है C1 C2 और C3। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस हैव आइडेंटिकल चार्ज Q, द कैपेसिटर्स हैव आइडेंटिकल चार्ज Q। तो ये लाइन आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर्स का तो सभी कैपेसिटर्स के पास में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बराबर होती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है। द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो अप्लाइड किया जाता है पूरे कॉम्बिनेशन पे इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस द ऑल कैपेसिटर्स। अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे कि पहला जो C1 है उसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, दूसरे के अक्रॉस है V2, तीसरे के अक्रॉस है V3। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया है V, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इन सब पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इसी फैक्ट का यूज करते हुए फिर हम इसके लिए कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो लिख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो देखें पहले तो जैसा हमने बताया कि चार्ज की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो देखिए पहला तो जो V1 है, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये ध्यान रखें आप, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ये फॉर्मूला आप याद रखें। तो V जो है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस यानी कि C1, ठीक है। सिमिलर वे में दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V2, उसको क्या लिखेंगे, देखो इस फॉर्मूले से V जो है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ये यूज कर रहे हैं हम लोग।
V इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं, Q अपॉन C, ठीक है, इसी फॉर्मूले से आया है। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से Q अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू को चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म्स में लिख सकते हैं, V1 V2 V3 आ जाएगा। तो हमने बताया कि कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ से ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस के केस में इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो हमने इन तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन के जो कैपेसिटर्स हैं उनकी जगह पर एक ही कैपेसिटर यूज किया है जिसका कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट, और उस पर जो चार्ज की अमाउंट होगी वो बिल्कुल उतनी होगी जितना पहले थी, तो Q उस पर चार्ज हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी V, उसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी भी बैटरी से वोल्टेज V है और पहले वाले केस में भी बैटरी से वोल्टेज V था, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो Q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इन दैट केस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट फॉर्मूला हो जाता है ना। रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सीरीज कैपेसिटर के लिए सीरीज में आता है। अगर हमारे पास में n कैपेसिटर्स जुड़े हों तो 4 ऐसा लिख सकते हैं, n कैपेसिटर्स, उस केस में 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn, जितने होंगे उतने आपके इसी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट जो होगा वो फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा हमारा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर याद रखने की, द इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इनवर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज। तो रिजल्टेंट तो हमें इस तरीके से लिखना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ये C इक्विवेलेंट है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर्स जुड़े हुए थे, C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड और C3 इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेरेड। तो अगर इनका हम सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इसका C इक्विवेलेंट होगा तो C इक्विवेलेंट किससे कम होगा, ऑलवेज लेस देन एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज यानी कि ये लेस देन 2 माइक्रोफेरेड भी होगा, है ना। 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 2 से कम होगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए MCQ क्वेश्चन में आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिल जाता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो आप ध्यान रखें कि जो कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस दी हुई है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे कम ही होगा। तो आप डायरेक्ट वहां से पिक कर सकते हैं राइट ऑप्शन को इस फैक्ट की हेल्प से, ठीक है। और चेक भी कर सकते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। क्लियर। फिर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये इस तरह का डायग्राम में देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी एक जो प्लेट होती है उनको एक एंड पे जोड़ते हैं और दूसरी प्लेट्स जो होती है उनको एक दूसरे एंड पे जोड़ते हैं, और उसके अक्रॉस एक बैटरी से जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है प्लस माइनस, ये बैटरी के टर्मिनल हो जाते हैं। तो व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस B इज अप्लाइड अक्रॉस सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस बराबर होगा, है ना। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो पहला कैपेसिटर है C1, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और C3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है।
and the total charge Q stored on the capacitors is the sum of the charges stored on all the capacitors. अब जब यहाँ से बैटरी से जब हम इस कॉम्बिनेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, बैटरी इन कैपेसिटर्स को चार्ज देगी, कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा और जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो इन तीनों कैपेसिटर्स पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले वाले कैपेसिटर पे मान लीजिए कोई चार्ज आया है Q1, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा Q2 और तीसरे वाले पे आ जाएगा Q3। तो टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस तरीके से इन फैक्ट्स का यूज करके हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या रहेगा, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा जो कि बैटरी से अप्लाई किया गया है। तो फैक्ट क्या है हमारा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा फैक्ट है यहाँ पर जो हमें यूज करना है। तो सबसे पहले बात करें Q1 क्या होगा, तो फिर से वही बात, वो फॉर्मूला याद रखें आप, कैपेसिटेंस का C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, और इससे अगर हम लिखें Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV, है ना। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू CV। सो Q1 क्या होगा, यहाँ से देखो तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाती है, C इंटू V। तो कैपेसिटेंस क्या है, C1, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। Q2 की वैल्यू लिखेंगे तो Q2 क्या हो जाएगा, C2 इंटू V। पोटेंशियल तीनों पे क्या है, बराबर है, इसलिए तीनों में ही V कॉमन रहेगा। Q3 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा C3 इंटू V। देन इस इक्वेशन में हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और B हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। तो ये तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गई। सिमिलर वे में अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए फिर से Q अगर हम लिखें तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, और ये V से V यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया है, ये आपके रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट आया है। तो इसमें उल्टा हो जाता है, रजिस्टर्स का जो पैरेलल का होता है वो कैपेसिटर का सीरीज का होता है, और रेजिस्टेंस की जो सीरीज का होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल का होता है, ठीक है। इन जनरल अगर हमारे पास में n कैपेसिटर्स होते हैं तो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन प्लस Cn, यानी कि जितने कैपेसिटर्स होंगे उन सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को जोड़ के और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली जाएगी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है याद रखने के लिए, द पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of a parallel combination of capacitors is the algebraic sum of the individual capacitances. The equivalent capacitance of a parallel combination of capacitors is greater than any of the individual capacitances. तो वहां पर फिर से वही अगर हम एग्जांपल यूज करें, देखें इस फैक्ट की हेल्प से हम क्या है राइट ऑप्शन पिक कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। जैसे C1 इक्वल्स टू 2, C2 इक्वल्स टू 3 और C3 इक्वल्स टू मान लीजिए 4 दिया हुआ है ना, माइक्रोफेरेड। तो अगर हमें पूछे कि अगर इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी। तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 से भी ज्यादा होगा, 3 से भी ज्यादा होगा और 4 से भी ज्यादा होगा। तो इसको इन जनरल हम देख सकते हैं कि ये 4 माइक्रोफेरेड से भी ज्यादा होना चाहिए हमारे इस केस के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 4 है और 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू दी गई है उसमें 4 माइक्रोफेरेड से जो ज्यादा होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसा अगर एक ही ऑप्शन है तो वो हमारा राइट ऑप्शन है, विदाउट एनी डाउट आप उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 ऐसे ऑप्शन हो तो वहां पर आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है कैपेसिटर्स का। इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।